okay, let it be then. Okay, let us start. हमने कल किया था idioms and phrases 1 to 20. वो आपका फर्स्ट टेस्ट के लिए है ना? आपको हाँ 1 सेकेंड 1 to 20. अच्छा, यू वांट अ कंबाइंड टेस्ट फॉर एवरीथिंग? अभी तक जो मैंने किया है 67, यहाँ तक एक टेस्ट ले लूँ? ओके फाइन, चलो ठीक है, वेरी वेरी गुड. तो बट कोई बात नहीं, जो लोग 1 to 20 ही याद कर पा रहे हो, डोंट वरी, है ना? मैं सीक्वेंस वाइज दे दूंगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. तो जो केवल 1 to 20 याद कर पा रहे हो, तुम जो है पार्ट 1 वाला टेस्ट दे लेना, ठीक है? फिर तुम 2-4 दिन में याद करके फिर पार्ट 2 वाला अपने हिसाब से दे देना, एंड 2-3 दिन बाद उसको याद करके पार्ट 3 दे लेना. और जो फुली रेडी है वो तो पूरा एक गो में, इन वन गो, इन वन गो, इन वन गो. हैज एवरीवन कम? इज समवन एब्सेंट टुडे? Jagriti, oh, they won't even know where to go. Jagriti and Soumya. Just give a call and tell them, okay, where they have to come. Okay, in one go. Okay, you मतलब एक बारी में. तो इस ये this is another one, you need not write अभी. हम कर रहे हैं 21. Is Karishma sitting with somebody? Can you share? Saloni, you are sitting with somebody, na? Where you can share? You are in a position to share? With whom are you sharing? Go next to Ishita. वहाँ जाओ. You have to complete this. An armchair job. देखो, एक तो वो कुर्सी होती है जिस पे हम बैठते हैं, साइड वाइड में कुछ नहीं होता. Okay, that's not a very comfortable chair. वो आराम वाली कुर्सी नहीं होती, है ना? और एक वो कुर्सी होती है इससे भी ज़्यादा सुविधाजनक. इसमें तो 2 आर्म्स हैं. ये उस वाली कुर्सी से तो ज़्यादा कंफर्टेबल है जो हमारे लोहे की कुर्सी होती है ना, जिसमें केवल एक वो पैर होते हैं और साइड में कुछ नहीं होता. उससे तो ये कंफर्टेबल है, पर इससे भी ज़्यादा कंफर्टेबल है सोफ़ा जैसा एक, जिसमें पैडेड कुशन्स वगैरह हैं. हाउ कंफर्टेबल इज़ दैट? आर्म चेयर जॉब का मतलब अ वेरी कंफर्टेबल जॉब. अगर आपको दिन भर, अगर आपकी नौकरी में केवल ये डिमांड होता कि आप ऐसे एक आराम कुर्सी पे बैठे रहो, आपसे लोग आके पूछ रहे हैं क्या करना है, आप वहाँ बैठे बैठे उनको कह रहे हो ये करो, जाओ वो करो, तो कितनी आराम की नौकरी होगी वो, isn't it? So that is an armchair job, a very comfortable job. 21. 22. To be a jack of all trades and a master of none. ये actually to be a jack of all trades and a master of none का मतलब है, full तो यही है, full तो यही है, to be a jack of all trades and a master of none. इसका actual मतलब होता है कि हर काम को थोड़ा बहुत जानना, हर काम को थोड़ा बहुत जानना, पर किसी भी काम को परफेक्टली ना जानना. दैट इज टू बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड अ मास्टर ऑफ नन. बट जनरली जो पूछते हैं वो एक पॉजिटिव सेंस में पूछते हैं, जहाँ व्यक्ति कई चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा बहुत तो जानता होता है. एक पॉजिटिव सेंस में ही इसको अक्सर पूछा जाता है, टू बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. बट करेक्ट आपका जो है वो ये है, हर काम को थोड़ा बहुत जानना, पर किसी काम पर पूरी मजबूती से पकड़ ना होना. अकेले अकेले क्या क्या खा के आए हो तुम लोग? दैट्स व्हाई यू ऑल आर लेट. सो टू नो many things partially, to know a little bit about everything. मीनिंग क्या है इंग्लिश में? टू नो अ लिटिल बिट अबाउट everything, but not to have mastery over anything. To know a little bit about everything, but not to have mastery over anything. हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा पता है, पर किसी भी एक चीज़ पर मास्टरी नहीं है. फिर अगला वेरी इंपॉर्टेंट, टू रन विथ द हेयर एंड हंट विथ द
हाउंड्स जो डबल डीलिंग करते हैं ना, डबल डीलिंग मतलब आपके सामने तो आपने कुछ गलत किया है, आपने गलत किया है ना, और आपने गलत किया तो आप दोषी हो गए और आप पकड़े जा सकते हो। तो आपके साथ का कोई व्यक्ति है जो आपके सामने तो आपका सगा बनकर फिरता है, पर पीठ पीछे एक्चुअली आपकी सारी खबरें वो उन लोगों को दे रहा है जो आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति खरगोश के साथ खरगोश की दौड़ दौड़ रहा है, और हाउंड्स जो वो कुत्ते होते ना, शिकारी कुत्ते, उनके साथ शिकार भी करने की कोशिश कर रहा है। ये डबल डीलिंग करना है, टू रन विद द हेयर रैबिट, वो खरगोश फैमिली का एक क्रीचर है, एंड हंट विद द हाउंड्स, शिकारी कुत्ते। तो इसका होगा टू प्रिटेंड टू बी ट्रू टू बोथ साइड्स, है ना, बट एक्चुअली टू बी डिसीटफुल। एक्चुअल मीनिंग क्या है? टू बी डिसीटफुल, एक तरीके से धोखा कर रहा है। अब ये आया जो हम कल देख रहे थे क्लास में, टू पुट अ स्पोक, टू पुट अ स्पोक in somebody's wheel, to put a spoke in somebody's wheel। क्या मतलब होता है to put a spoke in somebody's wheel? का मतलब क्या होता है? किसी के चलते हुए काम में बाधा डालना। अगर साइकिल का पहिया चलता रहेगा, वो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है और आप जाके डंडा बीच में फंसा दो तो वो ठटा ठटा करके रुक जाएगा ना। तो वो काम, अच्छा खासा काम चल रहा है और उसकी प्लानिंग बढ़िया है, अगर वो प्लानिंग चल जाए तो बहुत ही अच्छी बात हो जाए, पर कोई व्यक्ति जाके बीच में कुछ ऐसा कर जाता है, कुछ ऐसा कह जाता है जिससे कि काम एकदम से रुक जाता है ना। सपोज लुक एट इट इन दिस सिचुएशन, आपका एक प्रस्ताव है और वो बहुत अच्छा प्लान है एक्चुअली, और किसी और को उस प्रस्ताव को मंजूरी देनी है। मंजूरी मिल जाएगी तो आपका काम फर्स्ट क्लास चल जाएगा और आराम से हो भी सकता है, पर कोई जाकर उस व्यक्ति को जो उस चीज़ को मंजूरी दे सकता है, अप्रूवल दे सकता है, उसको जाकर कुछ कान भर देता है। अब क्या हो गया? अब वो व्यक्ति कहता है अच्छा ठीक है, अभी सैंक्शन मत दो, कल तक और ठहरते हैं, कल जवाब दे देंगे। अब वहाँ पर वो ठठ हो गया, रुक गया काम, अब कल देखेंगे, अब कल जाने क्या होगा। तो इस तरह की हरकतें करने वाले क्या करते हैं? दे पुट अ स्पोक इन समबडीज व्हील। तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग इंग्लिश में, टू पुट अननेसेसरी ऑब्स्टिकल्स इन समबडीज वे, किसी के काम में रोड़ा अटकाना। 25 ब्लैक शीप, ये 24 था मेरे रजिस्टर में, टू पुट अ स्पोक इन समबडीज व्हील, अदिति का रजिस्टर मेरे पास है। 25 ब्लैक शीप, ब्लैक शीप परिवार का या किसी समूह का एक बदनाम व्यक्ति जो होता है ना, गुड फॉर नथिंग टाइप। उस परिवार में वो, उसकी कोई ज़्यादा इज्जत नहीं है, स्टैंडिंग ज़्यादा नहीं है, उस तरह का जो व्यक्ति होता है वो होता है ब्लैक शिप। जनरली फैमिलीज़ में क्या होता है, एक न एक कोई चाचा होगा, कोई ताऊ होगा, कोई कुछ होगा, है ना दूर की रिश्तेदारी में ही भले ही हो, तो बहुत सारे लोग सफल हैं, बट वो एक जाके बीच में पता नहीं ये अलग तरीके का है, तो ही बिकम्स द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली। ये तो जस्ट एक थिंकिंग है। किसी परिवार या समूह का बदनाम व्यक्ति, अ पर्सन हु इज अ डिसग्रेस टू द फैमिली और ग्रुप। अगला है टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, मारे मारे फिरना। एक्चुअल मीनिंग तो ठीक है, मारे मारे फिरना ही है। किसी काम को करवाने के चक्कर में आपको एक सरकारी दफ्तर में जाकर एक कागज़ पर साइन चाहिए। You want to experience running from pillar to post, you go to any office, तो वो तो रूल्स से चलते हैं। आपने अगर हर नियम की पालना की है तो स्थिति अलग हो जाती है, पर अक्सर ये होता है अरे आपका तो ये मिसिंग है, आपका वो मिसिंग है, तो जब वो मिसिंग है तो वो काम नहीं हो पाएगा, है ना, काम ही नहीं हो पाएगा।
और इसलिए फिर आप जाते हो, वो कहते हैं आप वहाँ जाके पहले उस व्यक्ति से ये करा के लाओ, फिर आप वहाँ जाते हो तो वो कहते हैं हाँ यहाँ तक तो ठीक है पर इसमें ये भी तो नहीं है, आपके पास वो कहाँ है, चालान कहाँ है, अरे मेरे पास तो है ही नहीं, वो खो गया, अच्छा ठीक है वहाँ से डुप्लीकेट निकलवा के आओ, वहाँ जाओ। ऐसे हम भागते फिरते रहते हैं और हमारा काम ही नहीं हो रहा है ना। तो दिस इज रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। हम कई बार एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तुम्हारे एग्ज़ाम्स आ गए, परसों नरसों या 4 दिन बाद एग्ज़ाम है, अब किसी कारण से एडमिट कार्ड नहीं आया तुम्हारा, सबका आ गया तुम्हारा नहीं आया, अब तुम नेट पे जाते हो वहाँ पे भी कुछ नहीं है, नो हेल्प, फिर तुम दफ्तर जाते हो कि यूनिवर्सिटी जाते हो, कहीं भी जाते हो, वहाँ फिर अरे तुम पहले कॉलेज जाके वो लेके आओ, फिर तुम वहाँ जाओ वहाँ से वो लेके आओ, वो चलता ही रहता है। दिस इज रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। देन नेक्स्ट है आपका टू लुक डाउन वंस नोज, और उसका नेक्स्ट भी है टू टर्न अप वंस नोज। दोनों का मीनिंग सेम है, घमंड करना, व्यर्थ का घमंड करना। मैं तो ये सब नहीं खरीदती है ना, मैं तो केवल स्टोर से खरीदती हूँ या खरीदता हूँ, मैं तो केवल ब्रांडेड पहनती हूँ या पहनता हूँ, मैं बिना ब्रांड वाली चीज़ें तो पहनता ही नहीं हूँ। सो यू आर लुकिंग डाउन योर नोज on people who wear things which are not branded, or we are turning up our nose, same meaning है, मतलब नहीं this is not for me, वो वाला जो एक एटीट्यूड या माइंड सेट है, उस एटीट्यूड के लिए हम कहते हैं टू टर्न अप वंस नोज या टू लुक डाउन वंस नोज। दोनों का मीनिंग सिमिलर है, घमंड है एक्चुअली। हाँ, she looks down her nose, meaning is to feel unnecessarily proud, दोनों का सेम ही है, to feel contempt actually, the actual word is contempt। contempt का मतलब वो एक वो दुत्कार वाली जो फीलिंग है ना, that is contempt। घृणा और दुत्कार के बीच की एक फीलिंग है ये, that is contempt। इंग्लिश वर्ड तो कंटेम्प्ट ही है, टू फील कंटेम्प्ट, इंग्लिश मीनिंग लिख लो, टू फील कंटेम्प्ट, नो प्रॉब्लम। कम, व्हाई आर यू सो लेट टुडे? ओह आई एम सॉरी, प्लीज कम, डजंट मैटर। इज देयर अ मुड्डी फॉर यू? कैन somebody lend a stool or something? Why don't you give a muddi? Come here Saloni, you go there and sit, no doesn't matter, sit, you share with somebody, you can share with Tosif, no issues, come here, go there and sit and share with him। चलो ओके, फिर नेक्स्ट है टू पे थ्रू वंस नोज। व्हाट डज इट मीन टू पे थ्रू वंस नोज? रो रो के कीमत अदा करना, अपन कहते हैं ना, रो रो के कीमत अदा करना, दैट इज कॉल्ड पेइंग थ्रू वंस नोज। कोई चीज़ लेते वक्त तो ले लिया, ज़्यादा सोचा नहीं, ले लिया लेते वक्त, है ना, और फिर उसमें EMI और बंधवा ली कि लो साहब मैं तो हर महीने इतना किश्त दे दूंगी या दे दूंगा। अब जब किश्त देने की बारी आती है तो आप महसूस करते हो एक टाइटनेस कि इतने पैसे तो है ही नहीं, तो कैसे भी इधर उधर से जुटा के आप देते हो उसको, है ना। तो आप हर महीने वही कर रहे हो, यू आर पेइंग थ्रू योर नोज, बड़ी मुश्किलों से आप कीमत अदा कर पा रहे हो, है ना। अक्सर जो लोग बिना सोचे समझे मकान ले लेते हैं, लॉटरी में, लॉटरी भरते वक्त सोचा नहीं कि भाई इंस्टॉलमेंट्स कहाँ से जाएंगी, तो लॉटरी में तो भर दिया और बाय चांस आ भी गया, मकान भी आ गया। पर अब वो हैसियत नहीं है कि हर मंथ उतनी किश्त ही निकल जाए, तो वो जिस तरीके से पेमेंट्स करते हैं वो है पेइंग थ्रू वंस नोज। ओके, चलो फिर नेक्स्ट वन, to keep one's nose to the grindstone or to keep someone's nose to the grindstone means, yes, to pay to one's nose में to pay back वाले सेंस में जाएगा, pay सेंस में भी जा सकता है। pay back में आपने बोला ना, लाइक आपने कुछ लिया, हाँ, उसको रिटर्न करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी। नहीं, you can pay through one's nose even if it is something like, huh, yeah, it can be a current situation, but you want to buy something. Now that thing is very expensive. Now you're not able to manage the funds for it.
So what do? You run perhaps from pillar to post trying to arrange funds. Okay, you find it very difficult. And then you are not even able to pay it at one shot. You are not able to pay it at one shot. So you are saying, okay, I am paying so much today, I will come after a week and I will pay the next amount. Then again you do all that running and scurrying. Now do you get it? It's not a payment which is made at one go. You've just gone, you've purchased it. वो नहीं होता. इसमें ये होता है कि वो पैसे इकट्ठे करने में ही बड़ी आपको उसी में सारा पसीना निकल जाता है. Now do you get it? Okay, next. ये क्लियर हो गया आप लोगों को? पे थ्रू वंस नोज में ये नहीं होता कि वो मांग रहा है, मतलब एक बहुत महंगी चीज़ है और वो चीज़ आपके पास पैसे हैं और आप जाके उस चीज़ को खरीदते हो, तो यू आर नॉट पेइंग थ्रू योर नोज, क्योंकि आपके पास तो पैसे हैं ना, साधन उपलब्ध है ना. तब है जब आपको वो चीज़ चाहिए और आप उसकी कीमत जानते हो, उसकी कीमत कुछ भी हो, मुझे तो चाहिए, और आपने अभी उसके लिए, ये जैसे पूछ रही है कि करंट में आ सकता है क्या? हाँ बिल्कुल आ सकता है. तो आपने क्या किया, वहाँ जाकर आप एक ज्वेलरी शॉप पे गए, आपका वो आपका परमानेंट ज्वेलर है वो, है ना, आपके घर के सारे जेवर वहीं से बनते हैं और आपने भी खूब बनवाए. अब आपको कोई वास्तव में कोई बहुत बड़ी चीज़ पसंद आ गई और उसको भी पता है कि कहीं नहीं जा रहा ये या कहीं नहीं जा रही, भाई पैसे तो आ जाएंगे, उसको पता है कि पैसे तो कहीं नहीं जाएंगे, इसलिए वो फटाफट आपको दे भी देता है कि हाँ हाँ ले लो, अभी आप इतना दे दो, फिर बाद में आप नेक्स्ट वीक या जो भी है आके कर जाना, पर कर जाना नेक्स्ट वीक तक तो कर जाना. अब आप जो आपके पास उस समय होता है वो जुटा के यू आर मेकिंग अ पेमेंट, बट यू आर नॉट मेकिंग अ फुल पेमेंट, यू आर ओनली मेकिंग अ पार्शियल पेमेंट. फिर आपको वही चक्कर काटने पड़ेंगे. यू आर डूइंग दैट एंड रोते रोते कैसे कैसे आप उसका पेमेंट करते हो. दिस इज कॉल्ड पेइंग थ्रू वंस नोज. कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है, बहुत डिफिकल्ट टाइट सिचुएशन है. उस पेमेंट को करने के लिए फिर घर में दो कटौती करो. वो बच्चा कह रहा है मेरे स्कूल का सर्दी लग रही है, मुझे तो जैकेट नया चाहिए, मेरा तो छोटा हो गया, तुम कहते हो अभी वेट करो, अब देखेंगे अगले महीने की सैलरी पे दिलाएंगे तुम. डू यू अंडरस्टैंड? तो ये सारी जो सिचुएशंस हैं ये है पेइंग थ्रू वंस नोज, टू पे विद ग्रेट डिफिकल्टी. क्लियर टू यू? चलो देन नेक्स्ट है आपका, यस, टू कीप one's nose to the grindstone or to keep someone's nose to the grindstone. ये nose to the grindstone का मीनिंग है, grindstone क्या होता है? वो पुराने समय में वो जो, हाँ वो पत्थर की वो चक्की होती थी ना, है ना, that used to be very difficult to move. अब your nose is there का मतलब आपका full focus उसी में है. घट्टी ना, हाँ क्या घट्टी ना, हाँ हाँ, वो जिसमें पुराने टाइम में वो दो पत्थरों के बीच में वो पीसते थे, डंडा बीच में फंसा के, हाँ दैट इज इट. तो टू कीप समवन्स नोज टू द ग्राइंडस्टोन मतलब उस काम में लगाए रखना किसी को, या तो खुद ही लगे रहना या दूसरे को लगाए रखना, वो है टू कीप वंस नोज टू द ग्राइंडस्टोन. ये पॉजिटिव सेंस में भी आ सकता है. आज आपको पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है, जो चीज़ आप चाह रहे हो वो बड़ी है, प्रेस्टिजियस है, तो उसके लिए आपको करना ही पड़ेगा. यू विल हैव टू कीप योर नोज टू द ग्राइंडस्टोन. नहीं मैं थोड़ी देर टीवी भी देख लूँ, एक दो फिल्म भी देख लूँ, फिर एक आध घंटा बचेगा तो पढ़ लूँ, दैट डजंट वर्क, है ना. तो ये है. फिर नेक्स्ट है टू बी लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप. अब इसको तुम खुद ही समझो. टू बी लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप. what is China? What is China? चाइना का मतलब चीनी मिट्टी वाली चीज़ें, चीनी मिट्टी की बनी हुई चीज़ें, है ना. तो चीनी मिट्टी की चीज़ें कैसी होती हैं? बहुत डेलिकेट होती हैं, टूट सकती हैं. अब आप कल्पना करो कि एक सुंदर सुसज्जित दुकान है, इतने सुंदर सुंदर चीनी के सामान है, पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है, और उसमें एक सांड घुस जाए तो क्या हो जाएगा? What will happen? Practically what will happen? बहुत भयंकर डिस्ट्रक्शन हो जाएगा वहाँ, है ना.
तो जब किसी स्थिति में when somebody is so angry, किसी को इतना गुस्सा आ रहा है कि वो आसपास हर चीज़ में तोड़फोड़ कर दे, तो that person is like a bull in a china shop, है ना? जब हम छोटे होते थे रिपोर्ट थोड़ी मैथ्स में आ जाती थी भाई, कभी कभी ऐसे वैसे नंबर, और घर पे साइन करा के लाओ साहब। तो उस समय जो डर लगता था, किस बात का डर लगता था? यही, माय फादर विल बी लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप, यही तो डर लगता था, यही तो डर लगता था ना। चलो ओके, फिर अगला है अ क्लोज शेव, बाल बचना, बाल बचना, but don't always take it in the sense of an accident. हाँ, that was a close shave. आप ये भी सेंस है, आप बाइक पे हो, है ना, सामने एक दो और बाइकें गाड़ियाँ हैं, कुछ भी है, आप ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत मतलब बाल बचे हो, अब भी नहीं तो टकरा के और पता नहीं क्या हो जाता, पर आप बच गए somehow. That is a close shave, है ना? एक तो ये वाला सेंस है, एक्चुअल सेंस तो ये है। इसी से रिलेटेड है एक इन द निक ऑफ टाइम, वही लिख लो, इन द निक ऑफ टाइम, इन द निक, NICK, इन द निक ऑफ टाइम। निक ऑफ टाइम का मतलब लास्ट मिनट में, ट्रेन छूट जाएगी, 8 बजे तो ट्रेन निकल जाएगी, तुम 7:58 पे पहुंचे हो, है ना, अ मिनट इधर उधर और ट्रेन निकल जाती, यू आर इन द निक ऑफ टाइम, बिल्कुल लास्ट मिनट में। हाँ, फॉर गिव मी एन एग्जाम्पल। हाँ, टाइम रिलेटेड है इशिता, टाइम रिलेटेड है, निक ऑफ टाइम। नो, गिव मी एन एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू बी क्लियर अबाउट वॉट यू आर सेइंग। हाँ, निक ऑफ टाइम ले गए, अगर लेट हो गए तो पता नहीं क्या होता, वो बच्चा चला जाता, वॉट एवर, किसी वो पेशेंट चला जाता, वॉट एवर। वॉट इज द सेंस दैट यू वॉन्ट टू आस्क इन? आस्क, रिलेशनशिप है, हाँ, हाँ, which one? I have given you two. I have given you in the nick of time and I have given you. So how will you frame the sentence? How are you going to frame the sentence? Their relationship escaped a breakup narrowly. They had a close shave. हाँ, you can do that. The actual sense is accident, बट इट ऑल्सो मीन्स अदर थिंग्स। तो ये जैसे कह रही है कि लास्ट मिनट में कुछ ऐसा हुआ और वो बच ही गया, रिश्ता बच गया, किसी ने आके कुछ समझाइश की, कुछ हो गया वो, सो नैरो एस्केप रहा ना, इन द निक ऑफ टाइम। हाँ, नहीं तो ये काम बिगड़ ही जाता पूरी तरह। हाँ हाँ हाँ, इन द निक ऑफ टाइम ही एक्चुअली है, actually it is in the nick of time. Somebody came, somebody explained, किसी ने कुछ समझाया, आपकी बुद्धि में वो बात फिट हो गई और आपने उस मैटर को रिकंसिडर किया, नहीं तो सारी तैयारियां हो चुकी थी, कानूनी कागज़ भी तैयार हो गए थे, बच्चे किसके साथ रहेंगे वो भी अरेंजमेंट, सारी बातें हो ही गई थी, बट समथिंग हैपेंड इन द निक ऑफ टाइम एंड वो चीज़ बच गई। दिस इज इट। समझ में आई? यस। One second, let me get him. He asks sensible things. उसको जो पूछने दो। तुम पहले मास्क उठाओ तेज सिंह, मेरे समझ में नहीं आता। हाँ, रीट का मामला चल रहा है। हाँ हाँ, नहीं तो वो फर्स्ट लेवल का बचा हुआ है तो उसमें क्या? I haven't understood the context. No, Tej Singh, you explain to me what is the context. Okay, I got him now. Level 2 तो रद्दी हो गया और level 1 somehow कुछ हुआ, somebody said something in the nick of time and it was saved. यही ना? हाँ, but did somebody say anything? Did somebody give some advice? क्या हुआ?
ये तो एक फैसला है. लिसन, he has asked something sensible. बातें मत करो, बात को समझो. बारीकी से ऑप्शंस आते हैं. 2 ऐसे ऑप्शंस आएंगे, तुम फंस जाओगे. तुम्हें ये या वो ऑप्ट करना पड़ेगा. 2 तो तुम कह दोगे आंसर है ही नहीं. क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है भाई लेवल 2 तो चलो कैंसिल ही हो गया, लेवल 1 बच गया, तो हम क्या इसको ये कहेंगे कि निक ऑफ टाइम बच गया? क्या कह सकते हो तुम? क्योंकि ये अच्छा सोचा समझा हुआ फैसला है. इन्होंने विचार विमर्श किया है इस मुद्दे पर, और फिर इन्होंने जो भी डिप्लोमेसी करी कि इसको तो चलो रद्द कर दो और इसको तो चलने दो, वॉटेवर, वो निक ऑफ टाइम नहीं हुआ तेज सिंह. इट्स अ वेल थॉट आउट प्लान. निक ऑफ टाइम का मतलब किसी की ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी. अभी इसने जैसे रिश्ते में पूछा या समथिंग एल्स, या ट्रेन है, ट्रेन वाला बेस्ट एग्जाम्पल तो ये है. ट्रेन पकड़नी है, 8 बजे ट्रेन निकलेगी, आप 7:58 पर पहुंचते हो, भागते दौड़ते कैसे भी हाफते हाफते जाते हो, पहुंच जाते हो, बस पकड़ते हो, ट्रेन चल देती है. यू आर इन द निक ऑफ टाइम. एग्जामिनेशन हॉल 7 बजे तो पेपर शुरू हो जाएगा, आधा घंटा अलाउड है स्टूडेंट्स, है ना. अब 7:29 पे आप आते हो, आप 1 मिनट बाद आते तो चैनल गेट लग जाता, यू वुड हैव मिस्ड द पेपर, है ना. आप 7:29 पे आए, आप घुस गए. निक ऑफ टाइम पर आए हो आप. इट वॉज अ क्लोज शेव. आई नियरली मिस द एग्जाम. इट वॉज अ क्लोज शेव. आई वॉज देयर इन द निक ऑफ टाइम. सेंस ये है बिल्कुल लास्ट मिनट, अ लास्ट मिनट entry, a last minute escape, whatever, that is nick of time, and a close shave, whatever. To lead someone by the nose. To lead someone by the nose. To lead someone by the nose का मतलब क्या होता है? इसका इंग्लिश मीनिंग है to be self-willed. नहीं, हमारी चलेगी. To be self-willed and expect others to act according to one's will alone. To lead someone by the nose. ये relationships के लिए आता है ना. तो आज से कई साल पहले daughters in law को parents in law used to lead the daughter in law by the nose. नहीं, बाढ़ नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी, नहीं सिर ढक्के ही रहना है तो रहना ही है ना. यू कांट डू एनीथिंग, यू आर लीडिंग समबडी बाय द नोज. नहीं, यही करना पड़ेगा. अब सवाल मत पूछ कि क्यों करना पड़ेगा, वो पड़ोस में भी तो ऐसे नहीं करती. नहीं, पर तुझे तो करना पड़ेगा. दिस इज टू लीड समवन बाय द नोज. इट कैन हैपन इन अ बॉस सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप. It can happen in a husband-wife partnership. It can happen in, parents-in-law, children, daughters-in-law, that kind of a relationship. It can happen in parents and children. It can happen in any human relationship. To lead someone by the nose. हाँ, to keep someone to be at someone's beck and call. देखो, ये इसने जो पूछा इसको समझो. To lead someone by the nose. Okay. अब अपन एक टीचर स्टूडेंट, फॉर सम रीज़न तुम समझ लो कि तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जो मजबूर हो, वो प्रैक्टिकल में नंबर काट लेगा तुम्हारा, अब तुमको तो चलना पड़ेगा. ओके, आई एम दैट टीचर, यू आर दैट स्टूडेंट. सो आई विल लीड यू बाय द नोज. सुनो, जो वो करवा रहा है वो तो लीड समवन बाय द नोज कर रहा है, और वो क्या कर रही है? शी इज एट माई बेक एंड कॉल. जब बात उस पर जाती है तो शी इज एट माई बेक एंड कॉल. जो फंसा हुआ है ना विक्टिम, वो तो एट वंस बेक एंड कॉल है, और जो चला रहा है ना दूसरे को, वो जो है वो टू लीड समवन बाय द नोज कर रहा है ना. डू यू अंडरस्टैंड? अगर देखो, रामायण हमारे देश में लिखी गई, राम इज द हीरो. ओके, सो रामायण. सपोज लंका वालों ने रामायण लिखी होती तो कौन हीरो होता? है ना. उस पक्ष के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस पक्ष के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम बात करोगी तो एट वंस बैक एंड कॉल आएगा. इस पक्ष से बात करोगी तो टू लीड समवन बाय द नोज आएगा. मीनिंग तो सेम है.
ओके तो तुम्हें दोनों का मीनिंग लगभग सेम है, बट वही है, एजेंसी अलग हो जाएगी, कर्ता बदल जाएगा। इसीलिए तुम टेस्ट लोगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके की। मैं एक ही इडियम के 4 ऐसे ऑप्शंस फिर बदल के 4 और ऑप्शंस ऐसे करूंगी ताकि वो किसी भी तरह से पूछे तुम तो कर लोगे, है ना। एक टेस्ट अभी लो, फिर एक टेस्ट थोड़े दिन बाद ले लेना। नेक्स्ट, फेयर वेदर फ्रेंड्स, स्वार्थ की दोस्तियां, फेयर वेदर फ्रेंड्स, शैलो फ्रेंडशिप, शैलो फ्रेंडशिप, फेयर वेदर फ्रेंड्स, शैलो फ्रेंडशिप। दोस्ती तभी तक अंडरस्टूड है, दोनों दोस्त जानते हैं, ये पार्टी भी जानती है कि ये साथ देने वालों में से नहीं है, वो पार्टी भी जानती है कि अपन को तभी तक साथ देना है जब तक अपन को कोई फ़ायदा नज़र आ रहा है, और उसके बाद ये दोस्ती वोस्ती कोई वैल्यू नहीं रखती। और इसलिए उस तरह की जो दोस्तियां हैं स्वार्थ वाली, दे आर फेयर वेदर फ्रेंड्स। इज दिस क्लियर? फिर अ रेड लेटर डे, अ रेड लेटर डे। अब रेड लेटर डे अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे। मैंने आपको इस कॉन्टेक्स्ट में कहा था, याद रखना, हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल डिफरेंस होता है। हिस्टोरिकल होता है ऐतिहासिक, है ना। सो द रेड फोर्ट इज अ हिस्टोरिकल बिल्डिंग, द रेड फोर्ट is a historical building for us, it is not historic, okay। historic आपके जीवन में या आपके देश का कुछ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो चीज़ हिस्टोरिक हो जाएगी, बहुत महत्वपूर्ण। it will be a historic day for you the day you go and submit your documents and you become that second grade or first grade teacher. It's going to be a historic event for each one of you, isn't it? वो historic है, historical नहीं है, क्योंकि उसका इतिहास से कोई लेना देना नहीं, इसलिए वो historical नहीं होगा। क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे कोर्स में है, तो वो ब्लैंक में क्या भराते हैं, यू हैव टू बी केयरफुल। जो ये क्लोज वर्ड्स है ना, इनका डिफरेंस जैसे जैसे मैं बोलती हूँ, तुम लोग यहाँ से सुन के इधर से मत निकालो, राइट इट डाउन समवेयर कि तुमको कहा है, ये चीज़ें तुम्हें बताई हैं, हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल। मैंने तुमको वाइल एंड व्हेन और क्या क्या कराया था पहले, है ना, डिफरेंसेस हैं इनमें। नेक्स्ट है आपका टू मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग, टू मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग, मतलब जिन चीज़ों के लिए, जिन चीज़ों को स्वीकारने में कोई हिचकेगा, उन चीज़ों को खुलकर स्वीकारना, है ना। जिन चीज़ों के बारे में लोग बात भी करने में हिचकिचाएंगे, उन तरह की बातों को खुलकर स्वीकारना, टू मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग। एक दफ्तर में एक बाबू है जो रिश्वत लेता है, नॉर्मली कौन कहेगा कि मैं रिश्वत लेता हूँ, कोई नहीं कहने वाला, फंसना थोड़ी है, तो इसलिए वो नहीं कहेगा। पर ये है, ये किसी से नहीं डरता, इसको पता है कि बॉस भी लेता है, मैं रिश्वत लेता हूँ तो मैं उसको भी तो एक पोर्शन देता हूँ, तो ही मेक्स नो बोन्स अबाउट इट। वो कहता फिरता है कि हाँ मैं तो लेता हूँ, तनख्वाह से क्या होता है, मैं तो रिश्वत लेता हूँ। तो ही मेक्स नो बोन्स अबाउट टेकिंग ब्राइब्स। लिसन, he makes no bones about taking bribes. About is a preposition and उसके बाद आएगा ing, taking bribes, okay। You will not write he makes no bones about take bribes, about देखा ना, ing लगाओ, अंडरस्टूड। अभी हमने एडजेक्टिव्स वगैरह किया नहीं है, चिंता मत करो, जब मैं एडजेक्टिव्स वगैरह कर दूंगी तो तुम्हें कहीं दिक्कत नहीं आएगी, बट जैसे जैसे याद आता है मैं बोलती हूँ, इसलिए उस वक्त तुम उसको लिख लो। चलो नेक्स्ट है टू बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा कर बात करना, टू नॉट कम टू द पॉइंट, टू नॉट कम टू द पॉइंट, घुमा फिरा कर बात करना। एक सेंटेंस में जो बात कही जा सकती है उसको एक सेंटेंस में ना कहकर
घुमा फिरा के बातें करते रहो ताकि वो खुद ही समझ जाए। उस तरह की बातें हैं टू बीट अबाउट द बुश। बहुत महंगी चीज़ है जो बहुत महंगी है, और अब वो जो बहुत महंगी चीज़ है वो बेचने वो तुम्हारे घर आया है। वो क्या करता है, कॉस्ट नहीं बताएगा, पहले आपको बताएगा देखो ये हाथ का कशीदा है, इसको ना बनाने में 1 महीना लगता है, ये 1 महीने में जाके बनता है। कारीगर जो है 1 महीने तक काम करता है तब जाके ये चीज़ बनती है। ये हाथ का कशीदा देखो पीछे, वो सारी वो अपन तो बैठे जानने के लिए, अबे बता प्राइस क्या है, मैं डिसाइड करूँ लेना है या नहीं लेना है, दैट्स ऑल। इतना टाइम नहीं है मेरे पास, ये बता कि इसकी कीमत क्या है। वो नहीं आएगा वहाँ, वो चलता रहेगा। दैट इज बीटिंग अबाउट द बुश। किसी भी सिचुएशन में, इट कैन बी इन एन ऑफिस सिचुएशन, है ना, आपसे कोई नुकसान हो गया जो नहीं होना चाहिए था। अब आप बॉस को डायरेक्टली जाकर नहीं कह रहे कि मुझसे ही नुकसान हो गया, अब आप उसके वो सारी कशीदे पहले करोगे और फिर एक्सपेक्ट कर उस, आप एक्चुअली मेंटली उसको प्रिपेयर कर रहे हो कि तू तैयार रहे वो चीज़ जो कि है ना, आप मेंटली उसको प्रिपेयर कर रहे हो। दैट इज बीटिंग अबाउट द बुश, नॉट टू कम टू द पॉइंट। फिर टू बी एट क्रॉस रोड्स, टू बी एट क्रॉस रोड्स, और दूसरा जो था सिटिंग ऑन द फेंस, ये 2 थे। टू बी एट क्रॉस रोड्स कल हमने किया था सिटिंग ऑन द फेंस। इन दोनों में बाल मात्र का डिफरेंस है, इतना सा डिफरेंस है। टू बी ऑन द फेंस, सिटिंग ऑन द फेंस, या टू बी ऑन द फेंस। लिसन, सिटिंग ऑन द फेंस ना हो, टू बी ऑन द फेंस। अनिश्चितता की स्थिति, ये करूं या वो करूं, इसकी तरफ बोलूं या इसकी तरफ बोलूं, दिस इज टू बी ऑन द फेंस। टू बी एट क्रॉस रोड्स का मतलब, ये हर स्टूडेंट अपनी लाइफ में एट सम पॉइंट फेस करता है। भाई हम पढ़ाई करते हैं, फिर हमारे सामने ये रहता है कि मैं ये करूं। 9th 10th में रहते हो, अब तुम्हें पता नहीं है तुम सब्जेक्ट क्या चूज़ करो, तुम साइंस लो, कॉमर्स लो, आर्ट्स लो, एग्रीकल्चर में जाओ, एग्रीकल्चर भी तो एक एजुकेशन फील्ड है, तो इनमें से कौन से में जाओ। सो नाउ इंजीनियरिंग करनी है, मेडिकल करना है, अकॉर्डिंगली आपको नेक्स्ट स्टेप लेना है। आप या तो साइंस मैथ्स लोगे, या आप बायोलॉजी लोगे, या आप आर्ट्स ही ले लोगे, या आप कॉमर्स लोगे, वॉट एवर इट मे बी। तो वो जो हम एक अनिश्चितता की स्थिति में रहते हैं, हमारे सामने इतने ऑप्शंस हैं, हम क्या करें, व्हाट डू वी डू। दैट इज टू बी एट क्रॉस रोड्स। क्रॉस रोड्स चौराया होता है, आप चौराहे पर खड़े हो, आप इधर भी जा सकते हो, उधर भी जा सकते हो, उधर भी जा सकते हो, और पीछे की तरफ भी जा सकते हो। सो मेनी ऑप्शंस आर अवेलेबल टू यू। आइदर और है, सिटिंग ऑन द फेंस में आइदर और कंडीशन है। एंड बट आरपीएससी बहुत ब्रॉड देगा, आरपीएससी देगा टू बी अनडिसाइडेड अबाउट समथिंग, है ना, और इसमें उसको थोड़ा सा घुमा के पूछ लेगा, नॉट टू बी एबल टू डिसाइड विच कोर्स टू टेक, समथिंग लाइक दैट। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, उसमें आइदर और वाली स्थिति है। फिर अगला है, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, मतलब जिस चीज़ को आप एक मुसीबत की तरह देखते हो, ये लाइफ का भी बहुत बड़ा रूल है कि आप जिस भी चीज़ को एक बहुत बड़ी मुसीबत की तरह देखते हो, वो मुसीबत एक्चुअली कुछ सिखाने आई होती है ना। अगर आप उस सीख को ले लेते हो तो आप जीत गए, और आप उस मुसीबत को देख देख के बैठकर रोते रहो तो वो एक अलग ही स्थिति है। यही वाली बात है ना। तो इसलिए एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। आपको वो कहानी बताई थी ना, एक राजा था जिसका अंगूठा, उसका मंत्री कहता था कि भगवान जो करता है बहुत अच्छा करता है। फिर क्या हुआ, वो राजा शिकार करने गया और उसका समथिंग हैपेंड, उसका अंगूठा कट गया। वापस आया, मंत्री ने कहा कोई बात नहीं, भगवान जो करता है बहुत अच्छा करता है। अब वो राजा को तो आया गुस्सा, उसने इसको तहखाने में डाला, क्योंकि ये तो बहुत गलत बात है। उंगली, अंगूठा कटने में अच्छा क्या हो सकता है, ये स्थिति मेरे सामने आई, इसमें अच्छा क्या हो सकता है। पर उसमें अगर वेट करोगे तो कुछ ना कुछ आ जाएगा। सेकेंड ईयर में तुम लोगों ने एक बहुत सुंदर पोएम पढ़ी होगी, बीए। हु विल टेल मी?
if you all are not able to, this is shameful. और मेरे से लिटरेचर पढ़े हुए बच्चे अगर नहीं कह पाए तो 2 थप्पड़ के लायक हो तुम, इफ यू कैन नॉट टेल मी व्हाट द पोएम वॉज. बोलो. सेकेंड ईयर की एक पोएम है, तुम ईयर भूल जाओ, तुमने ये पोएम पढ़ी है. 2-3 साल तुम बुढ़े हो गए है ना, 2-3 साल में तुम्हारे तो घर जाके 5-5 बादाम रोज खाया करो. विच वन वॉज इट? डिड यू रीड द पोएम लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस? डू यू रिमेंबर दैट पोएम, लाइट शाइनिंग आउट ऑफ